नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार राजा शर्मा, जो मैं आपको दिखाता हूं सामने है। राजा, आपका स्वागत है वन आलोक जोशी और आलोक अड्डा पर। थैंक यू सर। लेकिन उससे पहले मैं आग्रह करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें जो नोटिफिकेशन आइकॉन होता है, ताकि आपको खबर मिल जाए कब नया वीडियो आया और कब नया लाइव आया। और इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत से लोगों को उसमें काम की जानकारी मिल सकती है, बहुत से लोगों की जो उत्कंठा है वो दूर हो सकती है, जिज्ञासा पूरी होती है। और अब हम बात शुरू करते हैं। आज का बड़ा कांड आपको पता ही है। विकास दुबे कानपुर में भयानक नरसंहार करने के बाद वो उज्जैन के महाकाल मंदिर में गिरफ्तार हुआ आज। और गिरफ्तार हुआ जिस अंदाज में, वो अंदाज अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उस पर एक टिप्पणी है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। पहले एक ट्वीट है। हमारे मित्र हैं कमाल खान, एनडीटीवी के लखनऊ में रेजिडेंट एडिटर हैं। उन्होंने 3 लाइन लिखी हैं, लेकिन इसमें काफी कुछ है। जिस विकास दुबे ने 5 दरोगा और 25 सिपाहियों के सामने थाने में घुस के राज्य मंत्री को मार डाला, जिस विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को गोलियों से भून डाला, डिप्टी एसपी का भेजा उड़ा दिया, उन्हें कुल्हाड़ी से काट दिया, उसे मंदिर के गार्ड ने पकड़ लिया। ऐसे तो सिर्फ गांधी जी गिरफ्तार होते थे। और सुबह से मेरी एक बार पहले भी बात हुई राजा से। राजा, बताइए, आप तो पुलिस के बारे में, राजनीति के बारे में और खासकर महाकाल मंदिर के बारे में अच्छे विशेषज्ञ और जानकार हैं। ये हुआ क्या है? ये गिरफ्तारी है, नौटंकी है, क्या है? देखिए सर, हमने सुबह भी अपने जो शो में जिक्र किया था उसमें भी मेरा लाइन सेम था और मैं उसी लाइन पे आपसे फिर बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने एक सीन क्रिएट करके विकास ने अपने आप को सरेंडर किया है, ये एक प्रकार की नौटंकी है जो आपने शब्द इस्तेमाल किया है। पूरी देश दुनिया को मालूम है कि जो विकास पिछले 5-7 दिन से टेलीविजन की, अखबारों की हेडलाइन बना हुआ है मोस्ट वांटेड के रूप में, 5 लाख का इनामी हो चुका है, क्या वो इस तरीके से बेपर्दा होके किसी भी शहर में किसी भी ऐसी जगह घूमेगा जहां उसकी आइडेंटिटी इमीडिएट डिस्क्लोज हो जाए? यदि इसको केवल दर्शन करने आना होता तो वो, अभी तो मास्क का जमाना चल रहा है, बहुत अच्छा मास्क पहन सकता था, बहुत अच्छा नकाब लगा सकता था, कोई उस पर सवाल खड़ा करने वाला भी नहीं था कि आपने इतना मास्क क्यों लगा रखा है, ऐसा नकाब क्यों पहन रखा है अपने आप को आप। दरअसल ये कहने को वो कह रहा है कि मैं दर्शन करने आया था, लेकिन एकदम सीन एकदम क्लियर है कि उसने जिस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी उसका रहा, उससे एकदम सीन क्लियर है कि वो यहाँ पे इस महाकाल के दरबार के आसपास अपने आप को आत्मसमर्पण करने, सरेंडर करने, पुलिस के सामने अपने आप को गिरफ्तारी देने आया था एक तरीके से। अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि ये उज्जैन ही क्यों आया? उज्जैन में इसके फैमिली रिलेशन भी है, कनेक्शन भी है, ससुराल है माता जी ने, वो कनेक्शन भी इसका है, वो भी इसका कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है। दूसरी बात, जब से ये कानपुर से फरार हुआ तो फरीदाबाद, दिल्ली, दिल्ली होते हुए फिर जयपुर, जयपुर से इसका जो रूट रहा, वो जैसा कि अथॉरिटीज बताती है, सोर्सेज बताते हैं कि कई जगह इसने गाड़ी हायर करी, कई जगह इसने बस पे सफर किया, तमाम प्रकार की दलीलें आ रही है कि फाइनल डेस्टिनेशन यदि जो उज्जैन की बात कर रहे हैं, एक बोलेरो में आया, एक बोलेरो गाड़ी से। क्योंकि जो अभी तक दिख रहा है सब जगह, आप भी देख रहे होंगे, एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी दिखाई जा रही है जिस पर उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट लिखा हुआ है। नहीं सर, वो जो प्रकरण है वो दरअसल प्रकरण वो दूसरा है। उसमें वो लोग शायद दर्शन करने आए हुए थे और पर्टिकुलर उनकी गाड़ी फलानी जगह खड़ी हुई थी, पर चूंकि यूपी की गाड़ी थी और दुबई यूपी से ताल्लुकात रखता था, तो संदेह पे प्रथम दृष्टया ये गया कि शायद ये वही गाड़ी है जिसको इस्तेमाल करते हुए ये यहाँ आया है। लेकिन अभी आपको शो ज्वाइन करने के पहले मैंने टॉप अथॉरिटीज से बात करी तो उन्होंने कहा कि उज्जैन में उसकी एंट्री बोलेरो में हुई है। अब वो बोलेरो कौन ड्राइव करके लाया था, किसकी बोलेरो थी, उस पर जांच चल रही है, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी जांच चल रही है। और वो कहाँ की रजिस्टर्ड है, क्या मध्य प्रदेश की रजिस्टर्ड है, दिल्ली से है, राजस्थान से हायर करके लाया, कहाँ इसने बस में यात्रा की, कहाँ इसने बोलेरो में यात्रा की,
ये सब जांच के विषय है, लेकिन ये फाइनली उज्जैन में उसकी एंट्री बोलेरो में हुई है कि अथॉरिटीज का कहना है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, जब सुबह ये इसने जो सीन क्रिएट किया तो उसमें दर्शन करके तो आ चुका था सर ये उस समय तक। दर्शन करके आने के बाद ही, ये ऐसा नहीं है कि दर्शन करने जा रहा था, ये दर्शन करके आ चुका था। दर्शन करके आने के बाद ही इसने ये सीन क्रिएट किया कि मैं ही विकास दुबे हूँ, मुझे पकड़िए, पुलिस को बुलाइए। उसने फर्जी आईडी कार्ड दिखाया, या फिर जो बात एकदम शुरुआती दौर में जो सामने आई वो ये आई थी कि एक फूल माला की दुकान है, वहां पे ये गया तो फूल माला का जो दुकान है वहां एक बंदा, उसने उसको देखा और उसने कहा मैंने तो कल ही आपको रात को टीवी पे देखा है। ऐसा उसके मन में ख्याल आया कि ये तो वही वांटेड व्यक्ति है जो कल रात को टेलीविजन पे चल रहा था। फिर उसने एक सिपाही को फोन करके कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये वो व्यक्ति है, यहाँ घूम रहा है उज्जैन में। उस सिपाही ने पुलिस चौकी पे कहा, वो सिक्योरिटी से कहा इस पे जांच कीजिए, जांच पे रखिए कि कौन व्यक्ति है। ऐसा करके जिस तरीके से कहानी बताई जा रही वो ये है। लेकिन स्वरूप इसका कुछ भी रहा हो, अल्टीमेटली ये आया है जिस तरीके से इसने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है, सरेंडर की मुद्रा का जो नाट्य रूपांतरण किया है। सवाल यही खड़ा होता है कि इतना बड़ा वांटेड जो 5 लाख का इनामी है, वो क्या बिल्कुल अपने मास्क को नीचे लगा के पॉकेट में हाथ डाल के फोटो खिंचवाएगा, या इसके साथ जो 2-3 लोग जो साथ में जो बताए जा रहे हैं कि इसके साथ कुछ ब्रेन्स काम कर रहे थे, वो लोग इसके साथ रहे होंगे। तो कहानी कुल मिला के सर है तो सरेंडर की, भले इस पे पुलिस अभी कितना भी पर्दा डाले, ये मानने में नहीं आएगी कि आपने गिरफ्तार किया। और यदि गिरफ्तार किया भी है, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, तो गिरफ्तार पुलिस ने नहीं किया है, उस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड ने किया है। जी, पुलिस का रोल क्या, चलिए बताइए। SIS नाम की एजेंसी है जो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है, और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद उसके मालिक हैं, RK सिन्हा साहब। उनकी रविंद्र किशोर सिन्हा की एजेंसी SIS, जो महाकाल मंदिर की सुरक्षा में तैनात है। ये ऐसा नहीं कि अलग से आई थी, महाकाल मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा उस एजेंसी के पास है। और उस एजेंसी के गार्ड्स ने, ये फिर सवाल वहीं आ रहा है घूम के, वो हैं तो सिक्योरिटी गार्ड ही ना, कितनी भी बड़ी एजेंसी हो, कितनी भी हाई पावर हाई प्रोफाइल एजेंसी हो, लेकिन उस एजेंसी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने, और 1-2 गार्ड जो मैं वीडियो दिखाता नहीं हूँ किसी के भी आए हुए, इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन वीडियो आप लोग देख सकते हैं, तरह तरह जगह जगह दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, कितने मजे से घूम रहा है वो आदमी, और गार्ड उसके बगल में यूं चल रहे हैं जैसे कि कोई पुराना याराना हो, पुराना परिचित मिल गया हो, साथ में टहल रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि फूल वाले ने पहचान लिया। इसके बाद आगे की एक और बात कही जा रही है कि उसने जो कलावा बांध रखा था, जो गणेश मंदिर में बांधा जाता है महाकाल में शुरुआत में, वो वाली जो बात है, उसमें कहा जा रहा है कि इस वक्त कोरोना की वजह से वो कलावा बांधने पर रोक लगी हुई है। तो फिर कैसे ऐसा हुआ कि विकास दुबे के लिए वो कलावा बांध दिया गया? सर देखिए, उसने कुछ लोगों से पूजा भी करवाई है, ये भी जानकारी है। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर गणेश मंदिर पे ही बैठ के आप बांधा जाए, वहां तो आपको मतलब दुकानों पे बाहर भी टंगता हुआ दिखेगा। और यदि कोई पुजारी या कोई पंडित आपकी पूजा करवाता है तो उसकी जेब में भी रहता है। ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर उस जगह उस लोकेशन पे बैठ के बांधा गया हो। आपको ध्यान हो तो सुबह मैंने ये प्रश्न उठाया था कि जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के पास पहला फोटो आया, तब मैंने इशू रेज किया था कि ये तो दर्शन कर चुका है, इट मींस दर्शन कर चुका है, क्योंकि इसके हाथ में कलावा बंधा हुआ है। अपन ने पहले भी सुबह इस विषय में चर्चा किया। फिर आपको बात मैं बताता हूँ, ये डेवलपमेंट के बाद उन्होंने, एजेंसियों ने उसके हाथ का वो कलावा हटवा दिया। अच्छा, अब जो बाद में तस्वीरें आएंगी उसमें कलावा नहीं होगा? नहीं है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा, उसमें नहीं है, वो उसका हटवा दिया गया था। क्योंकि जैसे मैंने इसमें इशू रेज किया कि ये तो ऑलरेडी दर्शन कर चुका है, इट मींस भाई इसने बाहर बांधा कि अंदर बांधा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो दर्शन कर चुका था क्योंकि 251 रुपए की पर्ची कटवा के वो जा चुका था। ठीक है, जैसा कि सबने कहा कि एजेंसियां, भाई एजेंसियों के हवाले से ही तो खबर आ रही थी कि ये पर्टिकुलर एग्जिट गेट पे ही इसने हंगामा शुरू किया कि मैं ही विकास दुबे हूं, आइए मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस की माने तो पुलिस का कहना यह है कि हमारे पास जब स्कूल वाले के तो माध्यम से इनपुट आया कि वो विकास दुबे यहाँ घूम रहा है, तो हमने सिक्योरिटी एजेंसी से कहा, अरे सर किसका इंतजार कर रहे थे आप? चाहते सीधे कॉलर पकड़ लेते कि भाई यदि कोई है तो ये, इंतजार किसका कर रहे थे?
कि मंदिर में जब तक वो तफरी करेगा, घूमेगा, दर्शन करके लौटेगा, एग्जिट गेट पे पकड़ेंगे, एग्जिट गेट पे उससे क्रॉस चेक करेंगे, एग्जिट गेट पे इससे पूछेंगे कि तेरा आइडेंटिटी कार्ड दिखा। ये सीन करने इतना इंतजार क्यों कर रहे थे आप? आपको मालूम है मोस्ट वांटेड व्यक्ति आपके प्रेमाइसेस में है। पहली बात तो आप देखिए, मैंने सुबह भी जिक्र किया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जिस तरीके से उसको पुलिस के जवान पकड़ के ले जा रहे थे, एक साधारणतः जेब कट वैसा ले जाया जाता है। आप कहाँ ऐसा कोई आपको दिख रहा था? बड़ी सिक्योरिटीज के साथ उसको ले जाया जा रहा था, बड़ी आपको आर्म्स एम्युनिशन के लोग उसको पकड़ के ले जा रहे थे, बहुत ज्यादा कोई संघर्ष करना पड़ा हो। अल्टीमेटली संघर्ष दिखता ना, संघर्ष कहीं दिख नहीं रहा था। वो खुद ही कह रहा है कि अब वो दो चोर चांटे मारते हुए, आपने देखा हुआ है, चांटे मारते हुए फूटे जा रहे हैं, और वो कह रहा है कि मैं ही विकास दुबे हूँ। उसका आशय क्या है? उसका आशय यही है, मैं ही विकास दुबे हूँ, मैं यहाँ पाया गया हूँ, अब मुझे यहाँ से यदि गिरफ्तारी शो होगी तो मेरी जो मुठभेड़ के अंदर आमतौर पर अपन जो कहानियां सुनते हैं, देखते हैं कि भागने की कोशिश की और उससे मैं मारा गया, तो इस प्रकार की कहानी किस्सा मेरे साथ में हो जाए कि उसके 4-5 साथी तो ऑलरेडी टपक चुके हैं ना, जो इसमें यूपीएसटीएफ और एटीएस और जो भी लोग उस पर कार्रवाइयां कर रही है। तो सर सीन एकदम क्लियर है कि जिस तरीके से इसने अपने आप को प्रेजेंट किया ना, कि पहले जिस रास्ते में घुसा, बाहर के एग्जिट गेट पे बोला कि हाँ मैं ही विकास दुबे हूँ, और थोड़ी बहुत भागने की चेष्टे का ड्रामा किया हो। सर इतना बड़ा जो धूर्त अपराधी होता है वो इतनी इजी गोइंग में हाथ में नहीं आता है पुलिस के। और फिर पुलिस ने पकड़ा कहाँ है? वो तो सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा है। फिर पुलिस को किस तरह के वाई वाई दे रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान ने सुबह ट्वीट करके कहा कि बधाई हो हमारे मध्य प्रदेश की पुलिस को, उज्जैन की पुलिस को। आपको तो बधाई उस सिक्योरिटी गार्ड को देना चाहिए कि भाई साहब आपने बहुत अच्छा काम कर दिया कि हमको एक बड़ा आरोपी पकड़ के दे दिया। लेकिन जो जो सवाल उठ रहा है, जैसे एक राजकुमार सिंघल साहब ने सवाल पूछा है, ये सामने में आपके लगा भी देता हूँ, देख भी जाए। वो कह रहे हैं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हाई प्रोफाइल अपराधी इसी तरह 60 गांठ से सरेंडर करते हैं, कुछ समय बाद जनता के बीच मामला भुला दिया जाता है और फिर कानूनी दांव पेंच से बरी हो जाते हैं। या विनय भारती कह रहे हैं कि ऐसे तो गुंडे अपने गुर्गों के साथ टहलते हैं, जिस अंदाज में उसको टहलते हुए दिखाया गया है, जो विजुअल हमने देखा है। और दूसरी बात एक आई है, बार बार फिर आ रही है, दोपहर हमारी बात हुई लेकिन फिर भी कुछ पूछ रहे हैं लोग, कह रहे हैं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि कल रात महाकाल मंदिर पहुंचे थे उज्जैन के डीएम एसपी और डीएम आशीष सिंह और एसपी मनोज कुमार के बीच मंदिर के कमरे में बैठक हुई। अफसरों ने महाकाल के दर्शन नहीं किए और इसी तरह कल उज्जैन के 8 पुलिस अफसरों के तबादले हुए हैं। इनको भी बहुत जोड़ के देखा जा रहा है, ये सब जोड़ के। इससे तो फिर अगर ये जोड़ के देखा जा सकता है तब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सरकार का पूरा तंत्र विकास दुबे की गिरफ्तारी के इस नाटक में शामिल था। क्या ये बात आपको हजम होती है? ये सर देखिए, जो आपने एसपी और कलेक्टर का जिक्र किया कि रात को महाकाल मंदिर प्रेमाइसेस में थे 10:30 बजे, यदि होंगे तो रूटीन फिनोमिना है ये। मैंने आपसे सुबह भी कहा कि महाकाल मंदिर का प्रशासक होता है कलेक्टर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है कलेक्टर। वो महाकाल मंदिरों के शासन के अंडर में आता है, तो उसके कलेक्टर उसको लीड करते हैं। और कोई दो राय नहीं है कि 2 बार या 3 बार दिन में विजिट हो भी जाए, क्योंकि अभी श्रावण का महीना चल रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं। और खासतौर से चूंकि आप मतलब एक सेकंड में आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट को एक सेकंड दूसरे सब्जेक्ट को स्पर्श भी कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं। उज्जैन जो है, आपको मालूम है कि वर्ल्ड की नॉट इंडिया, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट डेथ रेटिंग का सेंटर रहा कोविड में अप्रैल 7 मई के आसपास। 22% की कोविड डेथ रेट थी उज्जैन की। अच्छा, मतलब जितने लोग संक्रमित हुए उनमें से 22 लोग, 100 में से 22 लोगों की डेथ हो गई थी। वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेट थी सर, ये बहुत भयानक रेट है वर्ल्ड की। तो उस समय भी उज्जैन जो सेंसिटिव रहा। अब जो आपने जिक्र किया, मैं उसको इसलिए कोरिलेट कर रहा हूं कि कोविड के मामले में उज्जैन अभी भी सेफ नहीं है। जैसे इंदौर बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। इंदौर औसत कभी 80, 90, 100 लोग निकल रहे हैं, रिकॉर्ड पे आ रहे हैं पर डे। इतने लोग केसेस आ जाते हैं, कई बार कम हो जाते हैं, कई बार ज्यादा हो जाते हैं। तो उज्जैन क्योंकि छोटी जगह है, कम आबादी में, उस समय 22% डेथ रेट थी ऑन रिकॉर्ड। विश्व की सबसे ऊंची डेथ रेट थी, क्योंकि मैंने उस पर रिसर्च किया, एनालिसिस किया, फिर आज आपसे ये बात शेयर कर रहा हूं। मैं वर्ल्ड की डेथ रेट के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूं, उज्जैन विश्व की सबसे ऊंची रेट थी। एक बात तो कोविड में भी उज्जैन सेफ नहीं है। मंदिर सब खुल गए हैं, शहर सब खुल गए हैं, अनलॉक पूरा देश हो चुका है।
ऐसे में यदि कलेक्टर वहां उज्जैन मंदिर में आते होंगे तो हो सकता है कोविड की रिव्यू मीटिंग करने भी आते हो। मैं इसको इससे जोड़ के इसलिए नहीं देख रहा हूं क्योंकि ये कलेक्टर एसपी के बस की बात नहीं है सर। ये कलेक्टर एसपी यदि सपोज कीजिए जिस तरीके से देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूं सरेंडर में इसका खुद का ब्रेन होगा, खुद का ड्रामा होगा कि मुझे यहां जाके ऐसा सीन क्रिएट करना है, एक कारण। दूसरा, वो ताकतें जो आपको और मेरे को अभी नहीं मालूम, जो इसके ब्रेन के रूप में काम कर रही हो, तो तुम वहां चले जाओ, तुम ऐसा करो, वहां सरेंडर हो जाओगे तो तुम बच जाओगे। इसमें लीगल फैटर्निटी के लोग भी ज्ञान ज्यादा देते हैं। जो लीगल फैटर्निटी के लोग होते हैं उनको मालूम है कि कौन सी धाराएं कब और कैसे लगती है, कैसे विटनेस बनते हैं, और तुम कैसे सेफ जोन में आ जाओगे कि तुम मोस्ट वांटेड हो। दिखते इसको तो डर है कि तुम्हारा इनकाउंटर ना हो जाए, जैसे आमतौर पे लीगल फैटर्निटी के लोगों ने ज्ञान भी दिया होगा उसको, वो उसी ज्ञान के आधार पे इसने अपने आप को प्रेजेंट किया होगा। अब जहां तक बात है कि जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ रहे थे, ये सच है सर कि जितने भी बड़े असामाजिक तत्व हैं, माफिया है, गुंडे हैं, उनको प्रोटेक्शन तो होता ही है ना। यदि स्थानीय थानेदार का किसी स्थानीय गुंडे को प्रोटेक्शन न हो तो गुंडागिर्दी स्थानीय नहीं हो सकती, चल ही नहीं सकती सर। ये जग जाहिर है, दुनिया में किसी भी कोने में उठा के देख लीजिए, चाहे लखनऊ, इंदौर, कानपुर, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी चले जाइए, वह भाईगिरी स्थानीय थानेदार की कंसर्न से पनपती है। ठीक है, जैसा आपने सुबह जिक्र किया था कि राजनीतिकरण का अपराधीकरण या अपराधीकरण का राजनीतिकरण, ये आपस में इतना मिक्स हो चुके हैं, समझ नहीं आ रहा कि अपराधी के पॉलिटिशियन है या गुंडा है, ये समझ नहीं आता आजकल। ठीक है, तो आपका जो सवाल था कि ये जो दोनों आपस में रात को क्या करने गए थे, मैं राइट दिस मोमेंट इसको कोरिलेट नहीं कर रहा हूं। इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो मतलब रूटीन फिनोमिना में भी वहां मिलते हैं, और रूटीन फिनोमिना में भी कोविड पे डिस्कशन करते हैं। पुलिस का काम एसपी संभालता है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम कलेक्टर संभालता है, ऐसे में उनकी कोई डिस्कशन हुई होगी, एक बात। लेकिन ये जो शाबाशी लूट रहे थे ना, इस शाबाशी के हकदार इसलिए नहीं है कि इनका कोई रोल नहीं था गिरफ्तारी में। उसने सरेंडर किया, उसने अपने आप को प्रेजेंट किया आपके सामने कि आइए मुझे पकड़ लीजिए, मैं उसने भागने की चेष्टा करता तो फिर हो सकता है कि आप जो जिस सिक्योरिटी एजेंसी का जिक्र कर रहे हैं, इनके पास कौन से हथियार थे सर, चलिए बताइए। इनके पास भी तो छोटे मोटे डंडे ही होंगे। यदि उसको भागना होता तो भाग ही जाता ना फिर, और भागना होता तो फिर वो ओपनली आपके सामने आता ही नहीं। यदि सपोज कीजिए उसका श्रावण में महाकाल दर्शन करना, इसमें तो मुझे लगता है कोई शक शुबा ना हमको है ना हमारे देखने वालों को होगा। और अगर कोई आदमी इस पे शक करता है कि वो अपनी इच्छा से उस जगह जाकर गिरफ्तार हुआ जहां वो गिरफ्तार होना चाहता था, ये पूरा ड्रामा उसका रचा हुआ ड्रामा है। उसने एक तरह से थिएटर क्रिएट किया कि मैं एक ऐसी जगह जाऊं जहां भीड़ भाड़ होती हो, जहां मुझे देख लिया जाए। वो आमतौर पे आप जानते हैं कि सरेंडर करने की प्रक्रिया है कि किसी अदालत में चले जाओ, तो और पुलिस इस तैयारी में थी कि सारी अदालतों के बाहर पुलिस लगी हुई है। और जैसा आपने बताया, जैसा और सूत्रों से आया कि पहले उसने शायद कोशिश की हो कि मैं दिल्ली में जाऊं, दिल्ली में सरेंडर कर दूं, लेकिन दिल्ली की पुलिस भी आपको पता है कि केंद्र सरकार के हाथ में होती है, तो हो सकता है इस वजह से उसके मन में या उसके सलाहकारों के मन में, ये सब कुछ जरूरी नहीं है कि विकास दुबे का दिमाग चल रहा हो। विकास दुबे क्या चीज है, विकास दुबे के पीछे कौन है, उसकी पीठ पर किसका हाथ है, या किसकी पीठ पर विकास दुबे का हाथ है। अभी इन दोनों में राजनीति और अपराध जिस तरह से आपस में घुले मिले हैं, इसमें कब अपराधी की पीठ पे नेता का हाथ और कब नेता की पीठ पे अपराधी का हाथ होता है, ये भी एसेस करना, उसका हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसके आगे की कहानी जो कि आप, क्योंकि आप देखिए ये राजनीति, अपराध, इसके पुलिस के जो संबंध हैं, सब हम सबको पता ही है। एक तो पहले आप ये बताइए, जो बात आई है कि कैसे आया वो इंदौर, उज्जैन पहुंचा कैसे। पहले कल था कि वो फरीदाबाद में देखा गया, उसका कोई एक साथी फरीदाबाद में पकड़ा भी गया। उसके बाद अब जब ये गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी, क्योंकि कहा यह जाता मोटे तौर पे इस तरह के लोग, इस तरह के बड़े कांड में जिसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हों, बड़े बड़े लोग, उसमें होता है कि अपराधी का एनकाउंटर हो जाए तो फिर कांड खत्म हो जाता है। बहुत बड़े, जैसे अब्दुल करीम तेलगी, आपको जाली स्टैंप
घोटाले का मुख्य अभियुक्त आप जानते हैं, वो जेल में उसकी मौत हो गई। उसके इंदौर से बड़े कनेक्शन रहे थे सर, अब्दुल तेल करम की जिसकी बात कर रहे हो आप, उसके इंदौर से बड़े कनेक्शन रहे थे। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पहला रेड जो है वो इंदौर में ही एक जगह हुआ था जहां उसके फर्जी स्टाम्प बड़ी मात्रा में पाए गए थे। उसका बड़ा कनेक्शन रहा था जी। और अब जैसे ये उनका परिवार आरोप लगा रहा है कि विकास दुबे को मौत से बचाया गया है। तो विकास दुबे ने तो अपने को मौत से बचाने का इंतजाम किया, या उसने या उसके सलाहकारों ने। क्योंकि ये सोचना यह है कि विकास दुबे अब इंदौर से रवाना हो गया है, पुलिस पार्टी उसे लेके चली गई है लखनऊ के लिए। क्या वो लखनऊ सही सलामत पहुंच जाएगा? बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या रास्ते में ऐसा हो सकता है। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, बहुत लोग अब तक 5 टेलीविजन चैनलों पे चल रहा है, अब तक 5, ये अब तक 56 फिल्म से प्रेरित होकर लोग देख रहे हैं। क्या वो पहुंच जाएगा? और अगर वो पहुंच जाएगा तो क्या होगा अगर वो रास्ते में भागने की कोशिश करता हुआ मारा नहीं गया? जैसा कि होता है कि वो रास्ते में पुलिस अधिकारी की रिवॉल्वर छीनकर भाग रहा था और ऐसे में झड़प हुई, उसने भी गोली चलाई और पुलिस ने भी गोली चलाई और इसमें उसकी मौत हो गई। ये परंपरा है। लेकिन अगर वो नहीं होता है, पहले तो ये होने की कितनी आशंका है, और अगर ये नहीं होता है तो फिर क्या हो सकता है? देखिए, आपको 2-3 सवाल जो है सर, जो मुझे समझ में आता कि आपने पूछा कि वो यहाँ पहुंचा कैसे। तो उसका पहुंचने का जो रूट है वो आया वाया दिल्ली है सर। वाया दिल्ली से वाया रोड ट्रेवल करते हुए आया है। और देखिए, कुछ सोर्सेस ये कहते हैं कि कई जगह इसने टैक्सी हायर की, कई जगह उसने बस में सवारी की, कई जगह उसने बोलेरो में। तो फाइनल जो उज्जैन का डेस्टिनेशन जहां इसने लैंड किया है वह एक बोलेरो गाड़ी से किया है, ऐसा क्रेडेंशियल ऑफिशियल सोर्सेस बता रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। वो बोलेरो से उज्जैन पहुंचा है, ये नक्की है, ये पक्का है? ये पक्का है। ओके। वो बोलेरो से पहुंचा है। जिस गाड़ी का फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था वो उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, आपकी जानकारी वो बिल्कुल ही असंबद्ध गाड़ी है। हाँ, इससे कोई कनेक्शन नहीं है उस गाड़ी, इस प्रकरण से कोई कनेक्शन नहीं है इस गाड़ी इसका, उस गाड़ी का। हमने भी वो कोई दूसरे उन्होंने दिखाई थी वो गाड़ी। हाँ, उसका उसमें शायद दूसरे लोग वहां दर्शन करने आए हुए थे, उससे संबंधित कोई विषय अलग हो सकता है। ठीक है। और चूंकि उत्तर प्रदेश की गाड़ी उज्जैन में दिखी तो कौन व्यक्ति गाड़ी लेके आया उससे संदर्भ में उसकी तलाश हुई, पूछताछ हुई। और ये थाने बुला के पूछा जाए भी तो भी कोई बुरी बात नहीं है कि भाई ये उत्तर प्रदेश की गाड़ी थी, आप यहाँ क्यों आए थे, क्योंकि इसका ऐसी घटना हाँ उससे कोरिलेट हो रही थी। तो उसके हिसाब से देखा जा रहा था कि इस गाड़ी से इसका दुबे के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है। एक बात तो ये बात क्लियर होगी कि वो दिल्ली से बाय रोड यन कैन प्रकरण करते हुए ट्रेवल करते आया और उज्जैन लैंड किया उसने बोलेरो पे। एक बात, आपका सवाल नंबर 1। सेकंड सवाल ये, इसका जवाब ये है कि अब वो चूंकि शाम को करीब ये मान के चलिए कि 7:30 से 8 के बीच में उसको उत्तर प्रदेश एसटीएफ के हवाले कर दिया गया है। और जिस तरीके की र्यूमर चल रहा था कि वो चार्टर प्लेन से आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट से आ रहे हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है। मैं सुबह से कह रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि दरअसल एक यूपी एसटीएफ की टीम जो है ग्वालियर के आसपास चंबल वाले बेल्ट में उसकी तलाशी में लगी हुई थी। इसके पीछे कारण बताता हूँ जी, इसके पीछे कारण बताता हूँ। 3-4 दिन से ऐसे इनपुट थे कि वो मध्य प्रदेश की तरफ भागा जा सकता है, मध्य प्रदेश जाया जा सकता है, मध्य प्रदेश में पनाह ले सकता है, ऐसा इंटेलिजेंस के पास इनपुट जरूर था। इस कारण यूपीएस जो एसटीएफ है वो इस बेल्ट में भी इसकी तलाशी कर रही थी। तो कोइंसिडेंसली ये यहाँ सरेंडर हुआ और उस समय ग्वालियर के आसपास वो इनकी यूपी एसटीएफ की एक ऑलरेडी टीम थी जो डीएसपी रैंक का व्यक्ति लीड कर रहे थे। तो जैसे सुबह ये बात ब्रेक हुई कि वो यहाँ पाया गया है, गिरफ्तार हो गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, सरेंडर कर लिया गया है, तमाम प्रकार की बातें, तो उनको संदेश हुआ कि जाइए आप उज्जैन चले जाइए और इस आदमी को वहां से उज्जैन से आप पकड़ कर लेते आइए, कानपुर या लखनऊ जहाँ लेके जाना है लेके चले जाएंगे। तो 7:30 अराउंड उनको भेज दिया गया है। कानपुर से एक नई टीम चल भी चुकी थी, ये आपस में कोरिलेट कर लेंगे, कम्युनिकेट कर लेंगे, कोऑर्डिनेट कर लेंगे कि हमको कहाँ मिलना है, ये उनका लुकआउट है, कहाँ कम्युनिकेट करेंगे। ये बात का जवाब हो गया। मध्य प्रदेश की जो फोर्स है उसको एक पर्टिकुलर सीमा तक एस्कॉर्ट भी करेगी, जहां तक उनको छोड़ना है मध्य प्रदेश के बाहर। इसमें एक बटालियन जो है साथ में भेजी गई है, वो एस्कॉर्ट करेगी, छोड़ के
अपनी सीमा में मध्य प्रदेश फिर आ जाएगी। ये हो गई बात क्लियर। अब आपका सवाल है कि क्या ये पहुंच पाएगा? सर, आप और मैं लगातार देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि सलीम जावेद हर जगह होते हैं। वो कोई ना कोई किस्सा लिखा होता है कि जिस तरीके से भागने की कोशिश की जा रही थी, फिर भागने की कोई चेष्टा की, गाड़ी पंचर हो गई थी, उसने गाड़ी में से कांस्टेबल की, सब इंस्पेक्टर की, डीएसपी की रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, फायर करने की कोशिश की, गाड़ी का टायर फट गया, भागने की कोशिश की, जवाब में हमने इसको मार गिराया। आमतौर पर हम देखते ही हैं इस चीज को। संभावनाएं प्रबल है, कोई संदेह है ही नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना कि पहले उसको वहां गांव ले जाएंगे जिस ठिकाने में इसने वो घटनाक्रम किया। ऐसा मैं व्यक्ति से जैसे जर्नलिस्ट सोच रहा हूं कि इसको उस गांव में ले जाएंगे और जहां इसने आतंक किया वहां ही इसके आतंक के अंत की शुरुआत होगी। शुरुआत किस रूप में होगी ये आने वाला समय बताएगा। कि ये वहां भागते हुए पाया जाएगा, वहां मुठभेड़ हो, अलग सब्जेक्ट है। मेरे पास इंफॉर्मेशन ये भी है कि कुछ जांच एजेंसियां इसके इन्वेस्टिगेशन पे लग गई है सर। वो भी फाइनेंशियल क्राइम की जांच एजेंसियां सर। अच्छा। हाँ, फाइनेंशियल क्राइम की जांच एजेंसियां इसके काम पे लग गई है। वो इसलिए कि वो इसके माध्यम से इस रैकेट को भी बेनकाब करना चाहेगी कि कौन कौन पावरफुल लोग इसको पनाह देते थे, कौन कौन पावरफुल, चाहे कॉर्पोरेट हो, पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, कि कौन लोग इसके संपर्क में थे, कितना बड़ा गैंगस्टर ये कैसे बना। जैसे आज आपने सुबह जिक्र किया था ना कि विकास विकास दुबे बना कैसे। तो मेरा तो ये जो विकास का विकास हुआ कैसे, विकास के विकास में किन लोगों ने खाद पानी डाला, विकास के विकास में किन लोगों का योगदान रहा, वो भी जांच एजेंसियां एक नए पैरेलल लाइन पे काम करने लगी है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि लखनऊ से इसकी शुरुआत हो चुकी है। जांच एजेंसियां इसके इनपुट भी मांग लिए हैं सरकार से, जो दिल्ली बेस्ड जांच एजेंसियां हैं, सेंट्रल की जांच एजेंसियां, वो लोग तो वो लोग जानना चाहेंगे कि विकास के साथ किन लोगों का गठजोड़ रहा, कहाँ का इन्वेस्टमेंट है, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग के इन्वेस्टमेंट है, इसका कितना बड़ा रैकेट है, कोई रियल एस्टेट के प्लेयर इसके साथ काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट के प्लेयर इसके साथ काम कर रहे हैं, पॉलिटिशियन लोग इसके साथ काम कर रहे हैं। ऐसे कई प्रकार के वर्टिकल्स हॉरिजॉन्टल सामने आ सकते हैं। ऐसा मेरे पास एक पर्सनल लेवल पे इंफॉर्मेशन है कि इस दिशा में भी जांच शुरू हो गई है। आज सुबह से ही तब से इसकी उज्जैन में प्राप्ति हुई है उसके बाद जी। अब दूसरा एक सवाल उठता है, वो यूं तो उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछूं, वहां की राजनीति में जाएं, लेकिन इतनी राजनीति पे नजर आप भी रखते हैं और ये सवाल केवल उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक तो है नहीं। अपराधी राजनीति में कैसे आता है? तो एक सवाल ये है कि जिन लोगों का भी विकास दुबे पर हाथ था और जो लोग उससे बचना चाहते हैं, वो तो इस समय चाहेंगे कि हमारा नाम सामने ना आ पाए। वो तो चाहेंगे कि ये इस तरह के मामलों में होता है कि सामने जो भी मोहरा सामने है वो निपट जाए, ताकि पीछे छिपे हुए असली जो कठपुतली के तार चलाने वाले लोग हैं वो सामने ना आए। तो फिर वो कौन होगा जो इसको बचाना चाहेगा ऐसे में? देखिए सर, जब व्यक्ति इतना, मैंने आपसे सुबह भी कहा, जब व्यक्ति डे बाय डे अपने रसूख से, अपने रुतबे से, अपने एम्पायर से बड़ा होने लगता है ना, तो छोटे छोटे लोगों के हित भी उससे सिद्ध होने लगते हैं। ठीक है। और अब जैसा आज सुबह जिक्र चल रहा था कि शायद उसने डिस्क्लोजर में कहा उज्जैन पुलिस के इंट्रोगेशन में कि मैं, देखिए उसकी सच्चाई में अभी क्योंकि 100% पुख्ता नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास केवल इन्फॉर्मेशन इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं तो वो जो 8 लोगों पे फायर किया था, मैं तो उनको वहीं पे मतलब डीजल पेट्रोल तेल डाल के नेस्ता नाबूद करना चाहता था, एविडेंस एक। अब इसकी मेरे पास ये केवल इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा इंट्रोगेशन में इनपुट आया है। इसकी श्योरिटी में आपको लेट आवर्स में बताऊंगा कितनी क्रेडेंशियल है इस बातों में। तो इसके बाद इन्फॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं से आ ही रही थी, छोटे लेवल से आ रही हो या बड़े लेवल से आ रही हो, कि तुम्हारा इनकाउंटर किया जा सकता है। और इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही होगी? जो लोग साथ में कहीं ना कहीं ऑपरेशन में इन्वॉल्व होंगे, वो कहीं ना कहीं वाया वाया माध्यम, किसी माध्यम से लोग जुड़े होंगे, वो इसको इनपुट दे रहे होंगे। एक, अब आपने पूछा कौन लोग उसको बचाने की चेष्टा में होंगे। देखिए, स्वार्थ सिद्धि तो सबकी ऐसे लोगों से जुड़ी रहती है। किसी का इन्वेस्टमेंट होता है, किसी का पार्टनरशिप होती है, किसी के सौदे होते हैं, किसी के रजिस्ट्री में सिग्नेचर होती है, किसी की चिट्ठी पत्री चलती है। तो ऐसे लोग हर जगह कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो रहते ही हैं। आपने जब बात कही कि राजनीति का अपराधीकरण, जब आप चुनाव में जाते हो तो मसल्स पावर के लोग सबसे ज्यादा ही चुनाव को प्रभावित करते हैं।
और मसल्स पावर के लोग भी चुनाव को ऑपरेट करते हैं। और खासतौर से दबंगई के मामले में उत्तर प्रदेश तो वैसे भी लीडिंग है देखा जाए तो। और योगी जी ने सत्ता संभालने के बाद बताया जाता है कि कई सैकड़ों लोगों का इनकाउंटर गुंडों का, दबंगों का किया भी है, जो अपने पास आप और मैं टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश दबंगई में तो कम नहीं है, लेकिन कौन व्यक्ति बचाने की कोशिश कर रहा था, ये तो सवाल योगी जी के लिए बड़ा हो गया है कि क्या इनके साथ के कोई लोग थे, जो इनके सरकार के कोई लोग थे जिन पे जो इसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो या इसके साथ गठजोड़ हो, या पुरानी सरकारें जो रही है उससे इसका गठजोड़ रहा हो। तो ये बातें तो धीरे धीरे सामने आएगी, वो तब होगी जब इसका मुठभेड़ ना हो, इसका इनकाउंटर ना हो, इसका इंट्रोगेशन हो, तब ये बातें सामने आएगी। यदि इंट्रोगेशन न हो, मुठभेड़ में ही पहले ही इसका विकेट गिर जाएगा, तो ये बातें सामने आएगी नहीं। तो स्वार्थ सिद्धि सबकी जुड़ी हुई है। अब देखना यह है कि क्या ये वापस वहां ठिकाने पर पहुंच पाता है, और पहुंच पाता है तो कितने दिन तक ये रहता है, या फिर इसको आगे का जीवन जेल में काटना पड़ेगा। क्योंकि अपराधियों के लिए जेल सुरक्षित होती है, वो अपने जेल में अपना एम्पायर चलाते हैं, जेल से चिट्ठियां लिखते हैं, उनका काम होते रहता है, वो वहां पे राज भोगते हैं, क्योंकि उनके पास हर आदमी को मैनेज करने की क्षमता होती है। हर आदमी को मैनेज करके वो राज भोग लेते हैं जेल के अंदर। तो जेल उनके लिए सुरक्षित सरफेस होता है, इसलिए जेल के बाहर हिसाब चुकता हो, इसकी संभावनाएं अपन देख रहे हैं कि क्या होगा। हाँ, तो ये संभावना दिख रही है, लेकिन साथ में बड़े एक एक बात कही जा रही है। असेसमेंट आपका क्या है, आप जहां से देख रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि अगर वो बच गया, मतलब पहले आशंका है कि ये जो ट्रांसपोर्ट होता है इसमें एनकाउंटर होता है, दूसरा उसको कहीं ले जाया जाता है, जैसे मौका वारदात पर निशानदेही के लिए या सबूत जुटाने के लिए, हथियार ढूंढने के लिए, वो कहा जाता है ना कि सुरख जाके दिखाता है कहाँ कहाँ क्या छिपा रखा है, निशानदेही के ऊपर जहां ले जाया जाता है। मौकों पे कहीं भी जहां भी बेसिकली मूवमेंट के दौरान ये घटनाएं होती रही हैं कि उसमें होता है कि कई बार, मैं ये नहीं कह रहा हूं हमेशा ऐसा पुलिस स्टेज करती है, कई बार अपराधी खुद भी प्रयास करता था कि वो ऐसे मौके पे निकल के भाग जाए, कुछ भाग भी गए हैं, हमने ऐसे अपराधी भी देखे हैं जो भाग गए ऐसे मौकों पे। लेकिन इन्हीं जगहों पर यह आशंका रहती है कि वहां कुछ गड़बड़ हो सकती है, उसकी जान जा सकती है, या फिर जेल से अदालत जाते समय, अदालत से जेल जाते समय, कई बार अदालत के परिसर में हो जाता है, या फिर जेल में दूसरे अपराधी होते हैं जिनको कोई सुपारी दे देता है, या किसी अन्य कारण से वहां झगड़े लड़ाई में लोग मारे जाते हैं। लेकिन ये तो मारने के तरह तरह के ऑप्शन हो गए कि कहां कहां उसकी जान को खतरा हो सकता है। सवाल ये है, और जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या विकास दुबे कानून के हाथ चढ़ेगा, क्या विकास दुबे को कानूनन सजा होगी, अदालत में मुकदमा चल के सजा होगी। कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक होना चाहिए, 3 महीने के अंदर फैसला हो जाना चाहिए। क्या वो हो पाएगा? और अगर वो नहीं हो पाता है, जैसे आपने कहा कि जेल तो बड़ी अच्छी जगह होती है ऐसे लोगों के लिए, वहां से वो अपना साम्राज्य चलाते हैं, और ऐसा देखा गया है कि छोटा गुंडा जेल जाकर बड़ा बदमाश बन जाता है, वहां से वो अपना गैंग बड़ा कर लेता है, वहां से अपना रसूख बढ़ाता है। और इस बात की बड़ी भारी आशंका जताई जा रही है कि अब विकास दुबे जेल में जाकर एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी भी बन सकता है। इसमें आपको कितना दम दिखता है? क्योंकि आप पार्टियों के अंदर के जो परत दर परत खेल चलते हैं उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। नहीं, मैं सर आपकी सेकंड वाली बात से सहमत हूँ। मुझे इस बात का अभी संदेह नहीं है कि इसको रास्ते में कोई ऐसी अनहोनी इसके साथ घटेगी कि भागने का प्रयास करेगा या इस प्रकार की। क्योंकि अब देखिए, एक बार तो ये लैंड करेगा, चाहे लखनऊ लैंड करे चाहे कानपुर लैंड करे, एक बार वो लैंड करेगा। लैंड इसलिए करेगा कि नाक का सवाल है उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के लिए भी, कि अब इससे वो तमाम प्रकार के राज भी समझे जाए कि तू भाई इतने दिन कहाँ कहाँ किस किस के साथ रहा। और ये बात मीडिया के माध्यम से भी लोगों को बताई जाएगी कि इसके कनेक्शन, इसके एस्टेब्लिशमेंट, इसकी फरारी का समय, ये रूट, तमाम प्रकार की बातें। दूसरी बात, ये तो पकड़ में आ गया, अब और कौन लोगों को पकड़ना है? सिस्टम के लोगों को, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, रियल एस्टेट के लोग हो, कॉर्पोरेट के लोग हो, कोई भी हो सकता है, किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है। कौन उसकी मदद कर रहा था वो जाने, मुझे ऐसा लगता है कि वो योगी सरकार पहले जांचेगी, जानेगी। क्योंकि
भगाने का सीन क्रिएट करने के लिए आपको जरूरी नहीं कि यही वाला पीरियड चाहिए। 15 दिन बाद भी आप कहोगे कि चलो बताओ तुम कहाँ छुपे थे, उज्जैन में किसके घर छुपे थे, चलो तो जब वहां से इसको बाय रोड लाएंगे तब ये सीन क्रिएट हो जाएगा। विषय वो है ही नहीं, क्योंकि जब भी एजेंसियों को सीन क्रिएट करना होगा तो वो तो कर देंगे, वो विषय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अभी इसके साथ हिसाब चुकता नहीं होगा। मुझे लग रहा है इसका सामना एक बार सरकार से होगा, अफसरों से, बड़े टॉप लेवल के अफसरों से होगा, टॉप मोस्ट डीजी रैंक के जो भी लोग इसको हैंडल करेंगे पूरी तस्दीक करेंगे, और यदि वो जिस तरीके से सरेंडर हुआ है उसकी रणनीति परिणति क्या रही वो भी तो जानने की चेष्टा करेंगे ना योगी जी, कि मध्य प्रदेश में तुमने जाके ऐसा क्यों किया, कौन लोग हैं तुम्हारे साथ, या तुमने अपने दिमाग से किया तो क्यों किया, कैसे किया, ये तो सब जानेंगे। और मेरा स्पष्ट मानना है योगी जी, इसमें प्रधानमंत्री जी की भी निगाहें लगी होगी, प्रधानमंत्री जी भी इसका जवाब तलाशेंगे कि किस तरीके से बीजेपी का हाईकमान भी इसका तलाशेगा, शिवराज सिंह चौहान से भी जवाब तलब होंगे कि ये मध्य प्रदेश में आया है तो क्या आपकी जानकारी में था तो कब था, नहीं था तो क्यों नहीं था, क्योंकि एजेंसियां हाई अलर्ट पे थी, या आपके यहाँ आ कैसे गया, हवा में तो उड़ के आया नहीं है, बाय रोड आया है। इस प्रकार की जांच एजेंसियां आपकी बॉर्डर पे सीमाओं पे कर रही थी। तो मुझे लगता है बीजेपी हेडक्वार्टर भी इसको लेकर चिंतित रहेगा, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति नहीं, ये व्यवस्थाओं को चैलेंज है, और जो व्यक्ति व्यवस्थाओं को चैलेंज देता है तो व्यवस्थाएं चरमराती है, हिलती, कई सवालों के जवाब मांगती है। जी, तो आपने कहा व्यवस्थाओं को चैलेंज है, और मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि वो व्यवस्थाओं को चैलेंज नहीं है, ये व्यवस्था के एक बड़ी व्यवस्था के साथ चलता हुआ उसका एक पुर्जा है, दिख रहा है, बड़ा भारी गुंडा है, आतंकवादी कह रहे हैं लोग उसको, आतंकवादी भी हो सकता है। हम आतंकवाद में और इसमें क्या फर्क है, जिस तरह की हरकत वो कर रहा है। लेकिन ये व्यवस्था को चैलेंज के तौर पर देखें, या जिस तरह हमारी राजनीति चलती है जिसमें इंसान का नाम देख के, उसका धर्म देख के, उसकी जाति देखकर वो क्या कांड कर रहा है इसको इग्नोर किया जाता है। तमाम बड़े बड़े अपराधी अपने अपने इलाकों में ऐसे चुनाव जीतते हैं जैसे कि वो अपने इलाके में रामराज ला रहे हैं। उसमें इस बात की संभावना कितनी दिख रही है आपको, या आशंका, बल्कि संभावना कहना अच्छा नहीं है, इस बात की आशंका कितनी दिखती है कि विकास दुबे अगर साल 6 महीने रह गया, अभी चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, और वो चुनाव में भूमिका निभाने के लिए पहले से ही मशहूर है, कहीं वो सीधे कहे कि भाई अब इसके पीठ पे उसकी पीठ पे हाथ क्यों रखना है, हम खुद ही अपनी पार्टी बनाएंगे, हम नहीं लड़ पाएंगे, हमारी बीवी लड़ेगी, हमारी माँ लड़ेगी, कोई भी लड़ सकता है। देखिए वो तो सर डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर कौन सा बेल्ट, कौन सा कास्ट का फैक्टर, कौन सा इक्वेशन और कौन सी पार्टी उसको टिकट देती है, इस टाइप के लोगों को, उससे तात्पर्य मेरा आई एम टॉकिंग अबाउट इस टाइप के लोगों को कि किसको टिकट देती है, किस पार्टी को दबंगाई के बारे चुनाव जीत के आना है, किस पार्टी को शरीफ चेहरे के सहारे चुनाव जीत के आना है। आप और मैं लगातार देखते रहते हैं कि वो जो एजेंसी है जो हमेशा क्रिमिनल ऑफेंसेस को डिस्क्लोज करती है, वो हमेशा बताती है कि इतने लोगों पे क्रिमिनल केसेस हैं, और आप और मैं दोनों जानते हैं कि ऑलमोस्ट लोगों पे क्रिमिनल केसेस रहते ही। तो उसमें एक ये भी हो सकता है आने वाले दिनों में, विषय ये है ही नहीं, क्योंकि आपको और मेरे को आज बड़ा लग रहा है कि 8 पुलिस वालों को मारा था, आज बड़ा लग रहा है, लेकिन 2-3 महीने बाद हम भी भूल जाएंगे इस बात को, फिर सिर्फ एक रिकॉर्ड पे रहेगा कि इसके ऊपर 150 प्रकरण है, 200 प्रकरण है, 50 प्रकरण है, 10 प्रकरण है, अलग अलग रिकॉर्ड सबके ऊपर रहते हैं। अभी ये इसलिए है कि नेशनल हेडलाइन बना हुआ है। देखिए कोई भी मुद्दा जब टीवी की हेडलाइन से, अखबार की हेडलाइन से उतरता है तो उसकी ग्रेविटी अपने आप कम होने लगती है, ठीक है। नहीं, और ये भी याद रखने वाली बात है, इसमें सबसे जो गंभीर बात है 2001 का जो कांड है, अब से 20 साल पुराना कांड है, 2001 में राजनाथ सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब का वो कांड है जिसमें इन्होंने संतोष शुक्ला की हत्या की थी। संतोष शुक्ला दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, थाने के अंदर मारा, 30 पुलिस वाले उस मामले के गवाह थे, उन 30 में से एक भी पुलिस वाला पेश नहीं हुआ अदालत में गवाही देने के लिए। सोचिए कितना बड़ा कांड, आज से 20 साल पहले। आज किस बात की गारंटी है कि कौन सा पुलिस वाला और कौन सा इलाके का रहने वाला और कौन सा मनुष्य जाएगा और गवाही देगा और इसको सजा होगी। इसलिए शायद बहुत से लोग ये मनाते हैं, तमाम लोग इस बात की मांग कर रहे हैं मन में और खुलकर कि साहब तुरंत उड़ा देना चाहिए। अगर पुलिस एनकाउंटर में उड़ा देगी तो कोई दुख नहीं होगा लोगों को। कुछ लोग जो कानून के राज का नाम लेते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, उनके मन में जरूर सवाल उठते हैं,
लेकिन उनके बारे में भी फिर सवाल उठा दिया जाता है और कहा जाता है ये देखो ये गुंडे के लिए रो रहे हैं। वो ये नहीं कहा जाता है कि ये कानून के लिए, संविधान के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। उनको यूं पेश किया जाएगा कि ये गुंडे के समर्थक हैं। ऐसे में जो व्यवस्था चल रही है उसमें तो आसार इस बात के दिखते हैं कि अगर कोई एनकाउंटर हो जाता है, और खास इस वजह से कि इस बात की संभावना कहाँ है कि पकड़ कर ले जाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, और वो कितना भी तेज मुकदमा हो या स्लो, जैसे आपने कहा, अभी कुछ दिन में लोग भूल जाएंगे। आप आज याद करिए, और क्योंकि मैं इसीलिए बार बार याद दिला रहा हूँ देखने वालों को, आपको सोचिए एक पुलिस थाने के अंदर एक मंत्री की हत्या हो जाए और पुलिस वाले उस थाने के थानेदार भाग गए अपनी जान बचाने के लिए, और 5 उसमें दरोगा स्तर के लोग थे और 25 बाकी पुलिसकर्मी थे। टोटल 30 लोग गवाह थे, सारे गवाह गायब हो गए। वहां से आप यहां तक पहुंच जाते हैं कैसे? फिर जो आम आदमी उम्मीद कर रहा है वो कह रहा है हाँ ठीक है मार दो, तो वो क्या गलत सोच रहा है? क्यों उसको ये नहीं सोचना चाहिए? नहीं, देखिए, आपने अभी सुबह कर्नाटका वाला भी जिक्र किया ही था ना। सुबह अपन ने जब सुबह के शो के अंदर कर्नाटका का जिक्र किया था कि उनको ऑन स्पॉट, वो है तेलंगाना वाला, सॉरी तेलंगाना वाला, तो पब्लिक सिंपैथी तो इस टाइप के उसमें तत्काल रहती है कि हिसाब चुकता हाथों हाथ हो जाए, कोर्ट कचहरी का झमेला ना हो, और तारीख के तारीख झमेला ना हो, और जिस व्यक्ति ने जो काम किया है उसका हिसाब चुकता हो जाए। लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन, तमाम प्रकार के जुडिशरी एस्पेक्ट, तो पुलिस के अपने इन्वेस्टिगेशन और तमाम प्रकार की सब चीजें आप और मैं देखते आए हैं कि कोई भी व्यक्ति ऑन रिकॉर्ड तो इसमें एग्री नहीं करेगा ना कि इनकाउंटर कर दिया जाए। उनको मालूम ह्यूमन राइट कमीशन तत्काल प्रभाव से क्वेश्चन करेगा, 100 प्रकार के जवाब देना पड़ेंगे। लेकिन पब्लिक परसेप्शन की बात करोगे तो 100 में से 99 लोग ये कहेंगे कि रियल टाइम पे ऐसे लोगों का हिसाब चुकता हो जाना चाहिए जिन्होंने नृशंस हत्याएं की और नृशंस बड़े अपराध किए हों। और होता भी है आमतौर पे, पब्लिक ओपिनियन रेफरेंडम में इस टाइप की ओपिनियन ही आती है। लेकिन जब पर्टिकुलर इस मूवमेंट पर अपन बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने तो दे दिया आपको, अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी रास्ते में निपटाती है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस को सोचना होगा कि हम पहले पकड़ तो पाए नहीं थे और हमको तो किसी ने पकड़ के दिया है, अब इसको ठिकाने तक ले जाएं कि ना ले जाएं, एक बात। और ठिकाने तक ले जाएं तो साहब को जवाब भी तो देना पड़ेगा कि योगी जी को बताना भी पड़ेगा साहब ये पकड़ के लाए हैं, मध्य प्रदेश ने दिया है हमको, ये इसने अपने आप को सरेंडर किया, गिरफ्तार किया, समर्पण किया, जो भी सीन हुआ। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये ठिकाने तक पहुंचेगा सर, ये ठिकाने तक पहुंचेगा। उसके बाद मुझे भी देखिए जो 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 स्थिति है उसमें मुझे भी ये संदेह नहीं है कि वो ठिकाने तक पहुंचेगा। वो कुछ समय तो जिंदा भी रहेगा, लेकिन अब सवाल ये है कि उसके बाद क्या होगा। अगर वो अभी किसी पार्टी में शामिल हो गया, और इस तरह के लोग किस पार्टी में आजकल शामिल हो रहे हैं ये हम सबको पता है, वो ऐसी जगह जाते हैं जहां उनकी सुरक्षा की सबसे ज्यादा गारंटी हो। तो जो पार्टी जितने की तरफ बढ़ रही होगी उसकी तरफ बढ़ जाएंगे, और उसके बाद वो विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, तो सब मुझे नहीं लगता है किसी को याद रहेगा कि उसके ऊपर कौन से मुकदमे चल रहे थे। और जो आदमी बिना कुछ रहे अपने खिलाफ सबूत, गवाह सब निपटा सकता है। और दूसरी तरफ से देखिए तो पुलिस ने तो उसकी आधी मदद कर दी है ना, उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया जो मौका वारदात थी, तो सीन ऑफ क्राइम तो बर्बाद कर दिया गया पहले ही। आप अगर कहें कि सबूत और गवाह जुटाओ, तो गवाह उस गांव में पहले कब मिलता था उसके खिलाफ कि आज मिलेगा, और सबूत अगर वहां कुछ थे तो अब वो सबूत हैं या नहीं पता नहीं है। ऐसे में हाँ देखिए सर, आप और मैं दोनों जानते हैं इस बात को कि एक स्थापित गुंडा, स्थापित गैंगस्टर, स्थापित बाहुबली के लिए मुकदमे आभूषण का काम करते हैं। उसके लिए ऑर्नामेंट्स हो जाते हैं। जब वो अपनी वर्थ काउंट करता है, कैपिटल काउंट करता है, तो देखिए व्यक्ति जेल जाके आने के बाद तो एक बार जाए या 10 बार जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वहां जाके आ चुका होता है जिस चीज का एक शरीफ आदमी को डर लगता है। पर जब व्यक्ति जेल यात्रा कर लेता है, जेल के माहौल में रह लेता है और गुंडों के और मवालियों के और माफियाओं के बीच में रह लेता है, तो उसका माइंडसेट भी वैसा ही हो जाता है कि जब मैंने एक बार जेल यात्रा कर ली तो अब एक बार करूं या 10 बार करूं क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, बहुत रेयरेस्ट लोग होते हैं जो सुधरने की चेष्टा करते हैं। बाकी तो आप और मैं देखते हैं कि एक व्यक्ति का मुकदमा एक पे ही खत्म क्यों नहीं होता,
उस पर 10 मुकदमे क्यों होते हैं कि वो 9 अपराध और करता है, इसलिए तो 10 मुकदमे होते हैं उसके ऊपर। तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर 307 लगी हुई है, 302 लगी हुई है, 420 लगी हुई है, तमाम प्रकार के अलग अलग थानों में अलग धाराओं का जिक्र है, क्योंकि उसका डर खत्म हो जाता है कोर्ट से, कचहरी से, जेल से और पुलिस से। जब डर खत्म हो जाता है तो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की जो आपने बात करी, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन आमतौर पे मिल ही जाता है, नहीं मिलता तो खुद व्यक्ति अपना इतना सक्षम हो जाता है कि पार्टियां उसकी शरण में चली जाती है कि ठीक है हमारी तरफ से चुनाव लड़ो, हम आपको सपोर्ट करते हैं, पार्टी उसको टिकट दे देती है। कई ऐसे नाम आपके मेरे पास हैं जो उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं, जिन पर सैकड़ों मुकदमे होंगे लेकिन वो पॉलिटिकली एम्पावर लोग रहे हैं। तो इसकी संभावनाओं से तो बिल्कुल इनकार किया ही नहीं जा सकता कि जो गुंडा माफिया टेलीविजन की अखबारों की सुर्खियों में आ जाए तो उसकी तो बाँछें खिल जाती कि आज मैं कितना बड़ा आदमी हो गया हूँ, जिंदा रह गया तो। और यदि जिंदा नहीं रहा तो यदि उसको हिसाब चुकता हो गया तो उसके परिवार को ये सजा भुगतना भी पड़ेगी कि उसने जो गलती करी थी उसको पूरा परिवार भुगते, या फिर उसके परिवार से फिर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाता है उसके हिसाब, गैंगवार के हिसाब से मैं इसका बदला लूंगा, तो वो प्रक्रिया चलती रहती है सर। जी राजा, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और अपना काफी समय आपने दिया और अच्छी जानकारी भी दी और खुल के बात हुई। सबसे अच्छी बात ये रही, मुझे लगता है दर्शकों को भी ये बात पसंद आई होगी। और अंत में मैं एक बार दर्शकों से फिर आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।